गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हमारी पहली क्लास थी, आज सेकंड क्लास है। तो कल हमने शासन के अंग और संविधान एवं संविधानेतर संस्थाएं तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज ये क्लास सेकंड क्लास है, क्लास सेकंड पॉलिटी की। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, लेकिन अब भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे व्याख्या में। ठीक, तो भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान, संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक, अब से कितने पार्ट्स में हम बांटेंगे? देखिए, नोट्स बनाते चलिए, बार बार मैं कहता हूं, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए तो ठीक रहेगा। जब समझाऊं तो आप वहां अपने कॉपी पेन को रोक लीजिए। ठीक है, पहला, भारतीय संविधान क्या और क्यों, क्या और क्यों, भारतीय संविधान क्या और क्यों। दूसरा, भारतीय संविधान का मतलब निर्माण कैसे हुआ था, संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण। ठीक है, पहला क्या और क्यों, और दूसरा संविधान का निर्माण। ठीक है, तीसरा भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, क्या, क्यों, संविधान का निर्माण और भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब चौथा, संविधान की अनुसूचियां, संविधान की अनुसूचियां। पांचवा, संविधान का प्रावधान, संविधान का प्रावधान। छठा, प्रस्तावना, प्रस्तावना। देखिए, हम इसको भारतीय संविधान को 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला, क्या, क्यों, संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संविधान की अनुसूचियां, संविधान का प्रावधान और प्रस्तावना। अब इसके अंदर भी सब हेडिंग 2 आता है, जैसे संविधान सभा का गठन। ठीक है, दूसरा, संविधान के विदेशी स्रोत, विदेशी स्रोत मतलब संविधान का निर्माण कैसे होता है, संविधान सभा का गठन संविधान सभा द्वारा किया गया था, और क्या क्या चीज उसमें शामिल है, कहां कहां से लिया गया था, तो वो संविधान के विदेशी स्रोत से आएगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए एक बार। आपने नोट कर लिया, अब देखिए पढ़ते हैं। संविधान क्या, संविधान क्या और क्यों। देखिए, संविधान क्या है, मैंने बताया था कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो शासन को वैधता प्रदान करता है। भाई, शासन कैसे चलेगा, कैसे चलाया जाएगा, तो वैधता प्रदान करेगा। ठीक, और क्यों, संविधान की आवश्यकता क्यों। भाई, संविधान की आवश्यकता है, अगर संविधान नहीं रहेगा तो हम किसी भी कानून को कैसे निर्माण करेंगे और कैसे उसको लागू करेंगे। अगर नहीं, वो कोई नहीं करता काम, तो कैसे उसकी जवाबदेही तय होगी। ठीक, देखिए सिंपल शब्द में समझिए, ज्यादा वो किताबी कीड़े वाले नहीं, बड़े सिंपल शब्द में समझिए आप लोग। ठीक है, क्यों, क्योंकि संविधान हमें आवश्यकता पड़ी समाज को गतिशील बनाने के लिए। समझ रहे हैं भाई,
आखिर ये जो नियम कानून बने वो किसके लिए बने? वो इंसानों के लिए, मानव के लिए बने हैं। मतलब कि देखिए, मानते कि जानवरों के लिए कई लोग हैं, वो बात, लेकिन जब इंसान ही नहीं रहेगा तो वो कौन कानून फॉलो करवाएगा? अगर कोई जानवर को मारता है तो वो कौन मार रहा है? आदमी मार रहा है, तो उस पर क्राइम है। तो आखिर समाज आगे बढ़े और शांतिपूर्वक आगे बढ़े, उन्नत से बढ़े, विकास की तरफ अग्रसर रहे, या सिर्फ खाना आए, पैदा हुए खाना खाएं? भाई खाना तो जानवर भी खाता है, ठीक है, बच्चे जानवर भी पैदा करता है, लेकिन भाई जानवर तो कहीं भी रहता है। तो आदमी क्या करता है? आदमी को रहने के लिए एक अच्छे वातावरण की आवश्यकता होती है। भाई इसको घर चाहिए, ठीक है, भाई बाहर तो रह नहीं सकते। आज के टाइम पे होता है कि भाई गाड़ी चाहिए किसी को, कार ना हो तो भाई बाइक चाहिए, कम से कम इतना तो चाहिए इंसान के पास। बाइक नहीं है, साइकिल हो, कम से कम कहीं जा सकता है। तो मतलब संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? कि समाज को गतिशील बनाने के लिए। समझे क्यों जरूरत पड़ी? अब मैं ये कहूंगा, संविधान सभा का निर्माण, यहां पहुंचने से पहले एक बीच की कड़ी जोड़ते हैं। इस पॉइंट पे पहुंचने से पहले यहां से और यहां से इस बीच में की एक कड़ी जोड़ते हैं कि भाई संविधान सभा का निर्माण जब आखिर ये नौबत आई क्यों? भाई संविधान सभा का निर्माण क्यों किया गया? भाई किसी चीज का अगर आप निर्माण कर रहे हो, कोई चीज बना रहे हो, तो कुछ ना कुछ लाभ चाहते हो भाई उससे। तो वही आखिर संविधान सभा का निर्माण क्यों किया गया? तो देखिए, इसके आराम सुनिए लेक्चर, अभी नोट करना बंद कर दीजिए, ठीक है। ये बात है 1885 की। 1885 इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस का गठन हुआ था। कांग्रेस का गठन, और किया किसने था? एक अंग्रेज ने किया था। एक अंग्रेज ने किया था। उस व्यक्ति का नाम क्या था? नाम ए ओ ह्यूम। अगर ना समझ में आए तो मैं बोल रहा हूं, उसको समझिएगा, ठीक? ए ओ ह्यूम। भाई आखिर हमें किसी भी पार्टी गठन करने को क्यों जरूरत पड़ती है आगे? तो क्योंकि जब हमारी विचारधाराएं नहीं मिलती किसी चीज से, तो हमें पार्टी गठन करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो आगे इस पार्टियों के बारे में बताएंगे, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। तो अब यहां पहुंचने से पहले कुछ घटनाएं घटी होंगी। तो घटनाएं ये घटी कि जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तो इसमें मोस्टली भारतीय थे, मतलब लगभग भारतीय थे कांग्रेस में। ध्यान रखिए, जब तक पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, ठीक है, अभी अभी हम पाकिस्तान सब इसमें ही है, आगे पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अभी तक पाकिस्तान इसमें है। तो हम किससे गुलाम थे? हम थे अंग्रेजों के गुलाम। अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना रखा था। तो जो सारा लॉ और कानून जो होता था वो ब्रिटिश से, ईस्ट इंडिया कंपनी गठित हुई, तो कुल मिला के जो शासन का बागडोर था वो ब्रिटिश में था, ठीक है। वहां से कानून करता था, भाई जो कहते थे वो पास होता था, जैसे भी, ठीक। तो अब क्या ऐसी घटना घटी जो हमें संविधान का निर्माण करने की आवश्यकता पड़ी? तो कांग्रेस ने कहा, अंग्रेजों से कहा कि भाई आपको भारत में रहना है, आप रहिए, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है। इस पार्टी ने कहा कि आपको भारत में रहना है, आप भारत में रहिए, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमें भी कुछ मंत्रालय दे दीजिए, कुछ विषय दे दीजिए जिससे हम कानून बना सकें। तो वो क्या था मामला? तो ये था, इन्होंने कहा हमें स्थानीय स्वायत्तता, अर्थात डोमेनियन स्टेटस, हमें स्थानीय स्वायत्तता दे दीजिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें कुछ ऐसे विषय दे दीजिए जब हम अपना कानून बनाए, और स्थानीय स्तर पे जिस तरह केंद्र सरकार कानून बनाती है उस तरह हमें भी कुछ विषय दे दीजिए स्थानीय स्तर पे, जो हम कानून बनाए उस पर लागू करें, उसमें उसका लेखा जोखा रखें, ठीक। तो ये बात कब उठी? ये बात 1885 से उठना शुरू हो गई। भाई पार्टी की स्थापना इसी वजह से हुई थी, ठीक। अब 1885 से मामला 1929 आ गया, ठीक है। अंग्रेजों ने इनकी एक नहीं सुनी,
अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया, ठीक। लेकिन अंग्रेजों ने कुछ, भाई इतने उससे मांग जब शुरू हुई, इतना मांग चला लगभग 44 वर्ष तक, तो अंग्रेजों ने सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट थे, जो विषय थे, जो सूचियां थी जिसपे कानून बनाना था, उसके कुछ मंत्रालय, कुछ चीजें, सब्जेक्ट उनको दे दिया, इनको कांग्रेस को बोला ठीक है आप भी घुसते, थोड़े दिए। कौन से दिए? दो विषय, एक हस्तांतरित विषय, ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट, और दूसरा क्या किया, दूसरा जो बनाया इन्होंने आरक्षित विषय, रिजर्व सब्जेक्ट। मतलब जब इन्होंने मांग की तो बोला ठीक है हस्तांतरित विषय ऐसे विषय दे दिए इनको, इसमें रख दिए सफाई, स्कूल, कृषि। देखिए अगर हम आज के बारे में सोचें, आज देखें 2026 का समय, आज अगर देखें 2026 का समय, तो ये भी स्थिति ठीक होगी हमारी, भाई कृषि। लेकिन हम बात कर रहे हैं 1885 से 1929 तक की, इस बीच की बात कर रहे हैं। तो क्या ये स्थिति आपको लगता है कि स्कूल अच्छे होंगे, सफाई अच्छी होगी, या कृषि व्यवस्था अच्छे होंगे? कतई नहीं अच्छा थे, बिल्कुल अच्छे नहीं थे। मतलब ये था कि इसमें पैसे खर्च होने थे, इनका विकास होना था। जो पैसे खर्च होने वाले विषय हैं वो दे दिए भारतीयों को, अर्थात कांग्रेस को, ठीक। और अपने पास रख लिए, जैसे वित्त, अपने पास रख लिए जैसे वित्त, सेना, पुलिस आदि, और भी बहुत सारे विषय, ये विषय अपने पास रख लिए। भाई वित्त, जहां से पैसे आएंगे, जो पैसे का पूरा खेल है वो अपने पास रख लिया। सेना, जिससे कब्जा किया जा सके या कुछ भी अपनी बात मनवाया जा सके, सेना कुछ बोले, पुलिस, ये सब अपने पास रख लिए इन्होंने। तो अब आता है 1929। भाई इन्होंने सोचा, इंडियंस, ये कांग्रेस ने सोचा कि भाई अब तो ऐसे मामला चलेगा नहीं, अब मामला ऐसे चलेगा नहीं कि भाई जो खराब विषय हैं कुछ वो हमें दे दिया आपने, जो अच्छे विषय हैं उसमें हम अपने पैसे कहां से लगाए हैं? भाई अगर हमें कुछ मिल नहीं रहा है तो हमारे लोगों को विकास तो होना चाहिए। वहां ये मानसिकता नहीं थी कि हम करप्शन करेंगे, वहां मानसिकता थी कि अपने लोगों का विकास, अपने देश का विकास, अपने लोगों का विकास। तो ये चाहते थे उस टाइम पे। भाई करप्शन तो अब फैला ना, लोग अब राजनेता बनना है कि भाई कैसे कैसे करेंगे, वो अलग बात है, जजमेंट है, इसको छोड़िए। हम राजनीति पढ़ा रहे हैं लेकिन गंदी राजनीति नहीं सिखा रहे हैं, ठीक है। तो उनकी मानसिकता सीधी सीधी थी कि भाई हमें अपने लोगों को विकास करना है, और कैसे करेंगे। तो अब बात आती है 1929 की। रुकिए थोड़ी देर, इसको मिटा दें फिर सही रहेगा। अब बात आती है 1929। बोला ऐसे तो काम नहीं चलेगा। लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन आता है, जिसकी अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। अभी प्रधानमंत्री नहीं है, अभी प्रधानमंत्री नहीं है इस टाइम पे, इसलिए प्रधानमंत्री नहीं लगाया। इसकी अध्यक्षता इन्होंने की, लाहौर, वर्तमान पाकिस्तान। लाहौर में कांग्रेस, देखिए ये अधिवेशन क्या है, कांग्रेस जो जो पार्टी, कोई भी पार्टी होती है, उसका आगे कार्यकाल कैसे निर्धारित होगा, मतलब क्या करेंगे आगे, कैसे करना, क्या करना, तो उसका एक हर साल एक बैठक होती है, तो उसको अधिवेशन कहते हैं। कांग्रेस की हर साल एक बैठक होती थी, अलग अलग
स्थान बदल के, चेंज करके, ठीक है। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन, अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता की पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब इन्होंने कहा भाई ऐसे काम चलेगा नहीं सबने, तो इसी समय पूर्ण स्वराज की मांग की या ऐलान किया। मतलब इस दिन उन्होंने कह दिया हमें अब स्थानीय स्वायत्तता नहीं चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूरा अधिकार चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरा अधिकार चाहिए। अब हमें थोड़ी विषय, कुछ विषय, हस्तांतरी, रिजर्व, ये विषय हमें नहीं चाहिए, अब तो हमें पूरा भारत चाहिए। मतलब ये था। तो 31 दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे झंडा फहराया। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस, स्वराज दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। अब ये दिन आगे आएगा कि भाई ये 26 जनवरी आएगा जब हम संविधान लागू करेंगे, तो आएगा 26 जनवरी। इसलिए हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं कि जब हमारा संविधान निर्माण हुआ, लागू हुआ, तो हम भाई 1930 तो रख नहीं सकते थे, लेकिन हमने इस दिन पूर्ण स्वराज अपने आप को मान लिया कि अब हम आजादी लेंगे, आजाद हो गए। अब पूर्ण स्वराज मतलब मान लिया कि अब हम आजाद। भाई अगर आप कोई काम करते हैं, अगर कोई काम करना आपको स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो वो काम खत्म कैसे होगा? तो यही वो शुरुआत थी। तो इसलिए वो 26 जनवरी हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है कि भाई 1930 ला नहीं सकते, लेकिन 26 जनवरी वही दिवस रखा। देखिए, संविधान निर्माण से पूर्व 2 इंसिडेंट घटा। पहला 1885 में कांग्रेस का गठन, उसने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। भाई कहीं ना कहीं अंग्रेजों के विरोध उसी टाइम आ गए 1929 में ही। फिर दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध, दूसरा इंसिडेंट ये है विश्व युद्ध। देखिए, इसने भी, विश्व युद्ध ने भी कहीं ना कहीं भारत को आजादी दिलवाने में मदद करी। अगर विश्व युद्ध नहीं होता तो शायद इतनी जल्दी देश को आजादी नहीं मिलता। थोड़ा वक्त लगता, मिल जाता, ऐसा नहीं मिलता, लेकिन कुछ सीख विश्व युद्ध ने दिया। पहला, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम कब हुआ? 1914 से 1918 तक। देखिए, हर चीज किताबों में लिखी होती, लेकिन जो पीएचडी करते हैं वो लोग सोचते हैं कि क्या ऐसा रहा होगा, तो ऐसा हो सकता है, उस टाइम ऐसा रहा होगा, क्योंकि सामने तो कोई है नहीं उस टाइम पे, सब लिखित कर रहे हैं, तो लिखित एक बता रहा है, दूसरा देख रहा है, तो सब अनुमान लगाते हैं। ठीक है, कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ घटते हैं। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, कब हुआ? 1939 से 1945 तक। अब ये हुआ था 1 सितंबर
1939 में शुरू। जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था, ठीक है, यहां शुरू हुआ। हमें ये नहीं जानना, हमें ये जानना है, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं कि इसने कैसे मदद करी। ये युद्ध हुआ, इसमें दो पावर आए, मतलब दो गुट आए, दो गुटों के मध्य बढ़ने लगा, दो गुटों के मध्य ये विश्व युद्ध हुआ। पहला मित्र राष्ट्र जिसे अलाइस पावर कहते हैं, पावर, और दूसरा धुरी राष्ट्र। दो विश्व युद्ध हुआ, इसे कहते हैं एक्सिस पावर। इन दो के मध्य हुआ। अब इन दो गुट है ये, अब गुट में शामिल कौन कौन से? इधर था मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और चीन, एक और था, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चीन और रूस, ये थे मित्र राष्ट्र में। इधर थे धुरी राष्ट्र में था जर्मनी, इटली और जापान। सोचिए कहां ये तीन, कहां ये पांच, और ये पांच भी अपने आप में बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन उस टाइम सबसे शक्तिशाली जापान था। इन लोगों शक्तिशाली था। अगर एक एक आते ना, अमेरिका, अगर एक एक आते उस टाइम पे तो इनकी ऐसी तैसी कर देता जापान उस टाइम पे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये युद्ध हुआ। अभी तक ये तो युद्ध है। अब भारत की मदद कैसे हुई इसमें? अब भारत की जो है, ये जो ब्रिटेन वाले थे, उन्होंने, वो जापान के विरुद्ध में थे, और अब ये भारत है, ब्रिटेन के हम गुलाम हैं। भारत उस टाइम पे बात चल रही है 1939 की। तो जाहिर सी बात है भाई, हमारा दुश्मन ये नहीं है, हम भारतीय दुश्मन ना ये है ना ये है, लेकिन ये जरूर है ब्रिटेन दुश्मन। हम दुश्मन मानेंगे कि भाई, दुश्मन इसलिए मानेंगे कि भाई हमारे ऊपर गुलामी कर रहा है। तो अब ब्रिटेन ने जो है भारत पर गुलामी कर रखा है, भारत पे औपनिवेशिक थोप रखा है। तो इसने कहा कि भारत भी, ये कह रहा मेरा दुश्मन भारत का दुश्मन, मेरा दुश्मन भारत का दुश्मन। तो भारत को जापान के विरुद्ध जो है लड़ाई में उतार दिया, क्योंकि उस टाइम जो युद्ध हुआ करते थे, ऐसे नहीं गोले बारूद ज्यादा उससे नहीं होते करते थे, ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, उस टाइम ऐसे नहीं थे इतने बड़े गोले बारूद, इस तरह मैन पावर की जरूरत पड़ती थी ज्यादा। और मैन पावर इंडिया ज्यादा किसके पास है भाई? इंडिया ज्यादा किसके पास है मैन पावर? उस टाइम भी थी इंडिया के पास, चीन के पास थी, लेकिन चीन तो पहले ही है। तो इसने कहा कि भारत जो है, भारत मेरी तरफ से लड़ेगा। अब भारत लड़ेगा तो भाई, अगर भारत इनकी तरफ लड़ेगा तो जापान कहेगा, जापान तो भारत की ऐसी तैसी कर देगा। तो अब दिक्कत आई, ये तो दुश्मन बन गए। अब भारतीय लोगों ने सोचा कि किया कराया कुछ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, और गिलास थोड़ा बाहर आना। भाई हमें ना विषय मिला, हम ना मंत्रालय के अध्यक्ष हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमें बस मरने के लिए हमें झोंक दिया जा रहा है। ठीक है, बोले ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये भारत के लिए सच्चाई है, भारत के लोग डरते थे जापान से उस टाइम पे, भाई डर था उस टाइम पे। अब जो भारत के लोगों ने सोचा कि भाई हम क्या करें, कैसे करें। अब कांग्रेस भी थी उस टाइम पे, यहाँ पे कांग्रेस, भाई एक पार्टी कांग्रेस थी उस टाइम पे। तो कांग्रेस में जो नेता लोग वो डर गए पूरी तरीके से, भाई अगर हम जापान के साथ लड़ेंगे तो जापान तो हमें नस्तानाबूद कर देगा। तो अब इन्होंने क्या किया, एक एक करके इस्तीफे देने शुरू, सत्याग्रह शुरू। तो इस घटना से आके
डर के माहौल में आके पूरा कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने धड़ाम से इस्तीफा सौंप दिया कि भाई हम तो नहीं लड़ेंगे। अब इस्तीफा सौंप दिया तो अब दिक्कत यह है कि भाई कांग्रेस का इस्तीफा उस टाइम पे मतलब होता है कांग्रेस ही भारत था और भारत ही कांग्रेस था। समझ रहे मेरी बात को, कोई अन्य पार्टी थी नहीं। तो उस टाइम पे अगर कांग्रेस का रूठना तो मतलब बहुत बड़ी दिक्कत। मुस्लिम लीग, अभी आएगा मुस्लिम लीग, ठीक है, ये भी था कांग्रेस। अब अंग्रेज तो बौखला गए, इस्तीफा दिया भारत में और नींद उड़ी ब्रिटेन में महारानी की। जब भारत में इस्तीफा दिया तो नींद कहां ब्रिटेन में उड़ गई कि भाई ये क्या हो गया, कैसे हो गया, एक तो युद्ध सर पे है और एक इंडिया का इस्तीफा, तो हम युद्ध देखें या भारत को देखें? आप समझ रहे, युद्ध देखें या भारत को देखें? मुसीबत दोनों तरफ से आ गई। तो भारतीयों को मनाने के लिए, अब सुनिए इसे, सुनिए उससे पहले अब इन्होंने जो है, भाई मुस्लिम लीग थी उस टाइम पे, मुस्लिम लीग बड़ी खुश हुई, मुस्लिम लीग बहुत खुश हुई, बोला कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। मुस्लिम लीग बहुत खुश हुई, जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया तो मुस्लिम लीग बहुत खुश हुई। उसने मुक्ति दिवस मनाया, मुक्ति दिवस मनाया। किसने? मुस्लिम लीग ने। और क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। मनाया कब गया था? 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग किसने बनाया? मुस्लिम लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। भाई बच्चों सही से बताओ ना, मजा आ रहा है ना, कोई दबाव तो नहीं है? अच्छा समझ में आ रहा है ना? मजा नहीं है, समझ में आ रही है, ठीक है, ठीक। देखिए अब भारत को मनाने के लिए, भारत, कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया पूर्ण रूप से। अब भारत को मनाने के लिए ब्रिटेन से अगस्ता प्रस्ताव आया, अगस्ता प्रस्ताव, अगस्ता प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को भारत आया, अगस्ता प्रस्ताव आया। इस समय जो वायसराय थे, इस समय वायसराय थे लिथगो थे, ठीक। ये जो कांग्रेस ने इस्तीफा दिया पूर्ण रूप से, तो उनको मनाने के लिए अगस्ता प्रस्ताव आया। भाई दो पार्टियां थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, इन दोनों को मनाने के लिए अगस्ता प्रस्ताव आया। इन दोनों ने ही इसकी बात नहीं सुनी। अगस्ता प्रस्ताव ने बोला कि भाई ठीक है, हम जो है बैठ के बात करेंगे, क्या समस्या है क्या नहीं, हम बताइए, हम सोल्व करेंगे। अब बात तो जब करें जब जापान से डर खत्म हो। भाई बात तो जब हो जब जापान से डर खत्म हो। जापान तो यहां खड़ा है कि भाई अगर भारत हमारी तरफ हमसे लड़ेगा तो हम भारत को भी, हमारे दुश्मन, ठीक है, अगर हमारी तरफ हमसे नहीं लड़ेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे भारत का, ठीक। तो इसलिए डर का माहौल था। अगर डर नहीं हो तो शायद बातचीत भी होती कि हाँ ठीक है बैठिए, आए ये बात करते हैं, शायद फिर थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता, फिर लालच देते, फिर जो है फिर कहते ठीक है हम, भैया हमें कोई और सब्जेक्ट दे दीजिए, वो वित्त मंत्रालय भी ऑफर कर देते, लेकिन कंट्रोल अपने पास रखते। तो शायद युद्ध ने यहां मदद करी, ठीक। ये फेल हो गया। जब अगस्ता प्रस्ताव इन लोग मनाने के लिए आया तो फिर जापान से के डर से अगस्ता प्रस्ताव से दूरी बनाने के लिए इन लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया।
व्यक्तिगत सत्याग्रह, सत्याग्रह मतलब अगस्ता प्रस्ताव से दूरी बनाए रखना और जापान को ये ना लगे कि भाई हम ब्रिटेन के साथ हैं, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। पहला सत्याग्रह हुआ 17 अक्टूबर 1940 को। कहां से? महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से, एक जगह है वहां शुरू हुआ। और शुरुआत किसने की? पहले थे आचार्य विनोबा भावे, इन्होंने पहले स्टार्टिंग करी। फिर दूसरे व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू ने इन्होंने की। इन्होंने इस सत्याग्रह का नाम दिया दिल्ली चलो, दिल्ली चलो आंदोलन। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया। क्योंकि ये सब क्यों होने लगे? ये सब होने लगे अगस्ता प्रस्ताव से दूरी रखना और जापान को ये ना लगे कि हम जो है ब्रिटेन के साथ हैं, इसलिए शुरू हुआ। देखिए अगस्ता प्रस्ताव तो फेल हो गया, फिर एनी हाउ अंग्रेजों को, कांग्रेसियों को और मुस्लिम लीग को मनाना था, क्योंकि उधर जापान से युद्ध, इधर ये रूठे पड़े हैं। तो क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। वो मारकर खत्म हो गया, दोबारा रिफिलिंग करवानी पड़ेगी। क्रिप्स मिशन, स्टेफर्ड क्रिप्स, ये कौन थे? ये थे ब्रिटेन के युद्ध मंत्री। पहली बार ये भारत आया, ब्रिटेन के युद्ध मंत्री, जो इनके उसमें स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। इसका काम क्या था? इसका भी काम वही था कि दोनों पार्टी को मनाना। ठीक, अब ये आए और इन्होंने प्रस्ताव रखा कि जो भारत का संविधान है वो भारतीय द्वारा लिखा जाएगा। तो 1942 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह स्वीकार किया, इसको क्रिप्स मिशन को और कहा, क्या कहा? कि भारत का संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा ही किया जाएगा, भारतीयों द्वारा ही किया जाएगा। तो अब इसमें महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को कहा उत्तर तिथीय चेक, मतलब आगे के तिथि के चेक। मतलब तुम ये कह रहे हो कि हमें आगे के नहीं चाहिए, जो करना अभी करो। अगर कह रहे हो भारतीय द्वारा बनाया जाएगा तो हमें आजादी अभी दो, तब हम कुछ सोचे। तो हमें उत्तर तिथि चेक मत दो, तिथि चेक मतलब कि आगे की तिथि चेक मत दो, हमें देना आजादी अभी दो। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा इसको? क्या कहा? उन्होंने कहा डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक, डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय
चेक। मतलब कि महात्मा गांधी तो कहता उत्तर दीजिए, हमें नहीं चाहिए, हमें देना आजादी तो आज दो। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि डूबते हुए बैंक का उत्तर दीजिए, चेक नहीं चाहिए। भाई अब आप डूबने वाले हो, हमें आजादी मिलने वाली है, तो आप हमें ये कह रहे हो कि भारतीय द्वारा लिखा जाएगा, तो हमें निश्चित, तो ये भी फेल, क्रिप्स मिशन फेल। क्योंकि दिक्कत ये थी, जापान यहां बैठा हुआ है। अब दिक्कत ये थी कि भाई अंग्रेज दक्षिणी पूर्वी एशिया से, दक्षिणी पूर्व एशिया मतलब इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया से मतलब अंग्रेज जो है दक्षिण पूर्वी एशिया मतलब इंडोनेशिया से वापस जा रहे थे। इंडोनेशिया भी इनका राज था, ये भी गुलाम था इंडोनेशिया भी। जब वहां से जा रहे थे तो इन्होंने जो निर्माण करवाया था अंग्रेजों ने, वो ध्वस्त करते जा रहे थे, वो तोड़ते जा रहे थे, खत्म करते जा रहे थे। तो अब महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने और मतलब जो नेता लोग हमारे, उन लोगों ने सोचा कि भाई अगर इंडोनेशिया जा रहे हैं तो तोड़ते हुए जा रहे हैं, अगर ये भारत में भी ऐसे गए, अगर हमने इन्हें संभलने मौका दे दिया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। भाई अगर इन्होंने हमारा जो भी बनाया, निर्माण किया है, अगर ये संभल के जाएंगे तो फिर निर्माण सारा ध्वस्त कर देंगे, दिक्कत हो जाएगी, बहुत समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सारे रेलवे स्टेशन इन्होंने बनाए, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स थे इन्होंने बनाए थे। उस टाइम देखिए ना, 1942 की बात है, ये 1942 में सोच शुरू हो रही है, सोच रहे बैठ के मीटिंग में कि अगर इन्होंने इंडोनेशिया खाल कर दिया भारत में, तो भारत तो बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा, फिर हम उठ भी नहीं पाएंगे। तो जब इन्होंने महात्मा गांधी ने जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत की 1942 में। इन्होंने कहा भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब हम इन्हें रुक के संभल के जाने का मौका नहीं दे सकते। मतलब ये सामान ना ले जाएं उठाने, भाई अगर कोई कहीं जाता है, अगर उसको समय दे दो जाने लिए तो सर घर का सामान समेट जाएगा, लेकिन अगर उसको ऐसे भगा दो, धावा बोल दो, तो कोई सामान नहीं ले जा पाएगा। तो ठीक इसे बताया हुआ, महात्मा गांधी ने कहा नहीं, हम इन्हें संभलने का मौका नहीं दे सकते, इन्हें तो ऐसे ही भगाना पड़ेगा। तो उस टाइम उन्होंने आंदोलन किया, भारत छोड़ो आंदोलन। अब आर या पार, फिर इसके तहत नारा दिया महात्मा गांधी ने, करो या मरो। मोस्टली एग्जाम में ये नारा आपसे पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया, क्योंकि कोई भी उसमें सोच नहीं सकता कि महात्मा गांधी जी ऐसा नारा दे सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी जो है अहिंसा को मानने वाले, तो वो इसमें हिंसा की बात कही गई ना, भाई करो या मरो, तो हिंसा की बात जब की गई है तो कोई भी ये लॉजिक से नहीं सोच सकता कि गांधी जी ने ये नारा दिया हुआ। अक्सर लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू या भगत सिंह इस तरह कर देते हैं, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा हो ऑप्शन में होता है तो वो तुरंत सपोर्ट करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा हुआ, नहीं तो कुछ लोग भगत सिंह को कह देते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए ये नारा मोस्टली एग्जाम में देखने को मिल जाएगा आपको, अच्छे एग्जाम में देखने को मिल जाएगा नारा, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इंपॉर्टेंट सारा है लेकिन पता होना चाहिए कैसे। देखिए जब आपको कड़ी से कड़ी मिलानी आ जाएगी तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, तो आप अगर थोड़ी भटकेंगे भी ना तो चीजों को रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप पढ़िए, अगर कोई दिक्कत आए तो हम लोग हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा मैं बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ हूं पढ़ाने में, लेकिन हाँ इतना हूं कि अच्छी क्लासेस दूंगा। ठीक है, तो आज यहीं तक, फिर इसके बाद आगे स्टार्ट कल करेंगे। बाय।